जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार, इसके दो मूल मंत्र हैं, एक वोट लूट, एक अर्थ लूट। आप मेरी बात समझिए। इसको आप भी मानते हैं? मैं मानता हूँ। 5 करोड़ और 10 करोड़ के पैकेज पे डीडी न्यूज पे आके वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं वो पत्रकार नहीं हूँ, मेरा अभी जमीर जिंदा है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है भारत की जनता के प्रति। राहुल जी ने कल कहा कि हम 5 अगस्त को कर्नाटक में खुलासा करेंगे। अब देखना है 5 अगस्त को कर्नाटक में क्या खुलासा होता है। आज जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये आरोप लगा रहे थे कि हमारा नाम और हमारी पत्नी का नाम वोटर ID से काट दिया गया है और हमको मतदान सूची से बाहर कर दिया गया, मतदाता सूची से। बाकायदा उन्होंने उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए, जो उनके वोटर ID का एपिक नंबर है उसको उन्होंने डाला और एपिक नंबर को जब डाला और इंटर मारा तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया नो डाटा फाउंड। राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय राज्य चुनाव आयोग बिहार, केंद्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार, मैं दोनों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया और ऑफलाइन प्रक्रिया के जो डाटा हैं वो अलग अलग है। चुनाव आयोग ना होके एक राजनीतिक दल और एक व्यक्ति विशेष का आयोग बनता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश में एक अलग तरीके के विद्रोह को, एक अलग तरीके के दर्द को पैदा कर रहा है, जो कब फटेगा, किस तरह फटेगा और उसकी लपेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसका अंदाज़ा नहीं है। ये भावनाओं का देश है। हिंदुस्तान को 2014 में मोदी जी ने भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया, डिक्टेटरशिप की तरफ है। और जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ लाएंगे, उत्तर प्रदेश तो बहुत छोटी बात आपने कही, ये पूरे देश में इसको लेके चल रहे हैं। अनुराग मिश्रा जी हैं, जो है पत्रकार हैं। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि बिहार में जो हुआ उससे पहले विपक्ष पूरी तरह से तमतमाया हुआ था, सदन में गुस्सा देखने को मिला। आज खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष अभी तक मतदान को लेकर जो आरोप लगाता आया, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग ने अपने अलग अलग तरीकों से ये साबित करने का प्रयास किया कि नहीं, विपक्ष गलत कह रहा है और विपक्ष को हल्के में लेने की कोशिश की गई। अब समय बदल रहा है, पब्लिक, जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर है। तो हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो अवेयर है। सोशल मीडिया के टाइम, इस दौर में पब्लिक अब खुद उस चीज़ों की रिसर्च कर रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। फॉर एग्जांपल, अभी कल जब उन्होंने, माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में इसको कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमारे पास एटम बम है, इलेक्शन कमीशन ने तुरंत एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हमने तो 11 जून को ही उनको मेल किया था, वगैरह किया था। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सवाल उठता है, जवाब किसको दिया जाए और क्यों दिया जाए? जवाब उसको दिया जाता है जिससे न्याय की कुछ उम्मीद हो। जब चुनाव आयोग लगातार एक सिरे से ये कह रहा है कि विपक्ष सिर्फ उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग के सामने जवाब देने से क्या मतलब? विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो जिम्मेदार है, जवाबदेह है भारत की जनता के प्रति। राहुल जी ने कल कहा कि हम 5 अगस्त को कर्नाटक में खुलासा करेंगे। अब देखना है 5 अगस्त को कर्नाटक में क्या खुलासा होता है और उस खुलासे के बेस पर क्या होता है। अब बात करते हैं हम बिहार की, तेजस्वी यादव की। आज जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये आरोप लगा रहे थे कि हमारा नाम और हमारी पत्नी का नाम वोटर ID से काट दिया गया है और हमको मतदान सूची से बाहर कर दिया गया, मतदाता सूची से। बाकायदा उन्होंने उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे गए, जो उनके वोटर ID का एपिक नंबर है उसको उन्होंने डाला और एपिक नंबर को जब डाला और इंटर मारा तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आया नो डाटा फाउंड। इट मीन्स डैट कि जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी उसमें तेजस्वी यादव के एपिक नंबर को अपलोड नहीं किया गया। अब आप सेकेंडरी चीज़ देखिए, जैसे ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीज़ों को रखा, तुरंत पटना के DM ने एक स्टेटमेंट जारी किया और एक सूची दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, राहुल, इनका तो मतदाता सूची में नाम है, फला जगह इनका वार्ड नंबर है, फला जगह ये वोट करते हैं। अब मेरा सवाल चुनाव आयोग से ये है और बिहार के भी चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, वो राज्य स्तर पे जो उसका चुनाव आयोग कार्य करता है उसके बिहाफ पे वो अपनी बयानबाजी जारी करता है। तो मैं राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय राज्य चुनाव आयोग बिहार, केंद्रीय चुनाव आयोग भारत सरकार, मैं दोनों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया और ऑफलाइन प्रक्रिया के जो डाटा हैं वो अलग अलग है। आपने अभी अपने बयान में DM ने कहा कि ये प्रारूप मतदाता सूची में इनका नाम है। प्रारूप मतदाता सूची होती क्या है? प्रारूप मतदाता सूची मीन्स की ड्राफ्ट ऑफ द वोटर लिस्ट।
प्रारूप मतदाता सूची यही तो हुई, ड्राफ्ट ऑफ द वोटर लिस्ट। तो ड्राफ्ट ऑफ द वोटर लिस्ट को आप बाई एविडेंस मीडिया के सामने कैसे दिखा सकते हो? ड्राफ्ट तो ड्राफ्ट है, उसका फाइनलाइज वोटर लिस्ट आप दिखाइए ना, आप उसकी फाइनलाइज वोटर लिस्ट दिखाइए ना कि ये हमने जारी किया, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे हो। अब बात करते हैं हम मौजूदा सरकार की। जो मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार, इसके दो मूल मंत्र हैं, एक वोट लूट, एक अर्थ लूट। आप मेरी बात समझिए। इसको आप भी मानते हैं? मैं मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। इस देखिए, मैं पत्रकार हूँ और मैं गोडी मीडिया का पत्रकार नहीं हूँ कि जिन्होंने तिहाड़ से सर्टिफिकेट लेके वो 5 करोड़ और 10 करोड़ के पैकेज पे डीडी न्यूज़ पे आके वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। मैं वो पत्रकार नहीं हूँ, मेरा अभी जमीर जिंदा है। ईश्वर ने 2 हाथ पैर दिए हैं, 4 खबर लिखूंगा, खर्चा चल जाएगा। करोड़ों अरबों का शौक नहीं है और ना बच्चों के लिए अरबों खरबों बना के जाना है। जितना ईश्वर देगा उतने में संतुष्ट हूँ। तो एक सवाल हमारा ये रहेगा कि ये बिहार में हो गया, हाँ, बिहार में दिख गया बिल्कुल शीशे की तरह साफ, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष तो कमज़ोर है नहीं, आज की जो सरकार मौजूदा सरकार है उसके मुकाबले विपक्ष भी बहुत मजबूत है सामने, तो लगता नहीं कि विपक्ष को और मजबूती से इन सारी चीज़ों को देखना? देखिए, मैं इस पर एक बहुत पुरानी वाक्य याद दिलाऊंगा। ये जो हिंदुस्तान है ना, ये आंदोलनों से उपजा हुआ देश है। बात आप मेरी समझिए। जब हिंदुस्तान गुलाम मुल्क था, जब ब्रिटिश राज की हुकूमत थी, तब भी किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि कभी हम ब्रिटिश राज से उभर पाएंगे। लेकिन हमारे शहीदों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई लड़ी, हमें आज़ादी मिली। देश अब उसी सिचुएशन में पहुंच रहा है। परिस्थितियां जो बनती जा रही हैं, जो माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह चुनाव आयोग ना होके एक राजनीतिक दल और एक व्यक्ति विशेष का आयोग बनता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस देश में एक अलग तरीके के विद्रोह को, एक अलग तरीके के दर्द को पैदा कर रहा है, जो कब फटेगा, किस तरह फटेगा और उसकी लपेट में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसका अंदाज़ा नहीं। आपको इसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से आप चलिए। 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनाव इस देश में हुए। आप भी पत्रकार हैं, फील्ड पे जाते हैं, लगातार आप कवरेज करते। 2014 में जो मोदी क्रेज था, क्या वो क्रेज आपको 2019 में दिखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो 2019 में था वो क्या 2024 में दिखा? रीजन समझिए। पब्लिक जो होती है ना, या पब्लिक की जो समझ होती है, वो एक बैक डेवलप नहीं होती है। ये भावनाओं का देश है। यहाँ पे आत्मीयता मायने रखती है। जैसे आप हमारे परम मित्र हैं, आपने कभी कह दिया, अरे अनुराग जी कैसे हैं आप, हमारा दिल प्रभावित हो गया। रजनीश जी ने हमको अनुराग जी के, ये भावनाओं का देश है। हिंदुस्तान को 2014 में मोदी जी ने भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल किया। मैंने उस समय एक आर्टिकल लिखा था जो तत्कालीन डीएनए अखबार में छपा था कि डूबती भाजपा की नरेंद्र कथा। आप चाहेंगे तो मैं उसका एविडेंस भी आपको दिखा दूंगा। मैंने उसी समय उस आर्टिकल में ये उल्लेख लिखा था, ये किया था कि अगर ये व्यक्ति हिंदुस्तान की सत्ता पे आसीन हुआ तो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था आने वाले टाइम में धीरे धीरे ख़त्म होगी। अब मैं उसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे ख़त्म होगी। हिंदुस्तान में कौन कौन से लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं? एक तो आपकी विधायिका पालिका है, एक आपका चुनाव आयोग है, एक आपका आरबीआई है। ये आपकी संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है। मोदी राज में क्या नहीं हुआ? न्यायपालिका बनाम विधायिका हो चुका, विधायिका बनाम सेंट्रल विधायिका हो चुका। बंगाल में सीबीआई अरेस्ट करने गई थी, बंगाल पुलिस एक तरफ खड़ी थी, सीबीआई एक तरफ खड़ी थी, दोनों सेंट्रल बनाम स्टेट का घोटाला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टकराए आपस में। आरबीआई में रघुराम राजन को जबरदस्ती बेइज्जत करके निकाला गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान के रिजर्व फंड को, वो रिजर्व फंड जो आपातकाल के लिए होता है कि जब देश की आर्थिक स्थिति शून्य हो, जैसा कि अभी इनके तथाकथित विश्व ग्रेट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प द प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका ने कहा था कि एक डेड इकोनॉमी, तो जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी डेड कंडीशन में आएगी वो फंड उसके लिए होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इनके अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये वो पैसा भी इस्तेमाल करना चाहते थे। रघुराम राजन ने उसका विरोध किया। जब रघुराम राजन ने विरोध किया, नतीजा क्या हुआ आप स्वयं जानते हैं, किस तरह उनको किस तरीके से बेइज्जत किया गया। इसी तरह मौजूदा घटनाक्रम आप देखिए। एक 15 दिन पहले एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया?
कभी इस चीज़ का खुलासा क्या होगा? क्या कोई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि जो आदमी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राज्यसभा में एज ए स्पीकर पोस्ट होल्ड कर रहा हो, वो अचानक 7 बजे बिना किसी प्रोटोकॉल को पालन किए राष्ट्रपति के पास पहुंचे और अपना इस्तीफा दे दे और रीजन दे कि मैं मेरा स्वास्थ्य खराब है? क्या ये आप मानेंगे? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मानेगा? तो मैं कंक्लूजन ये है कि इस वक्त देश अघोषित तौर पर डिक्टेटरशिप की तरफ है। और जो बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ लाएंगे, उत्तर प्रदेश तो बहुत छोटी बात आपने कही, ये पूरे देश में इसको लेके चल रहे हैं। इनका एक एजेंडा है, पहले बिहार ख़त्म करो, उत्तर प्रदेश ख़त्म करो, हिमाचल ख़त्म करो, महाराष्ट्र ख़त्म करो, और धीरे धीरे जो इनके कोर राजनीति है हिंदुत्व। आप अभी बिहार का डाटा उठा के देखिए, अभी दैनिक भास्कर ने ही चलाया है, बिहार का में अकेले पटना में 19 लाख वोट वहाँ कटे जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। क्यों भाई? क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं हैं? आप कहते हो रोहिंग्या, आप कहते हो बांग्लादेशी, मैं कह रहा हूँ 19 लाख रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर बिहार में आके बैठ गए तो उस समय की सरकारें क्या कर रही थी? क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है भारत सरकार का और बिहार सरकार का? क्या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि विदेशी कैसे आके बैठ गए? लेकिन तब आपने नहीं किया, आप अब कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने राजनीतिक वोट बैंक के हिसाब से वोटरशिप को सेट करना है, वोटर लिस्ट को। चलिए देखिए, बातचीत कर रहे थे लोगों से। तेजस्वी यादव के नाम को कटने के बाद करते हैं अकेले करेंगे। तेजस्वी यादव के नाम कटने के बाद पूरे देश भर में अब भूचाल आ गया है। लोग कह रहे हैं कि एक जिस उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, वो खुद डिप्टी सीएम रहे बिहार के। सोचिए अब बिहार की वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब है। अब ये चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।